सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि 2 साल के बाद ये यात्रा हो रही है, कोविड के बाद हो रही है, 370 के बाद हो रही है और आजादी के अमृत महोत्सव में ये यात्रा हो रही है। कई संयोग एक साथ हैं, किन मायनों में अलग है और कितनी महत्वपूर्ण है? उम्मीद की जा रही है कि यह आंकड़ा बढ़ेगा। जहां तक तैयारियों का सवाल है तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां से यात्रा शुरू होती है लखनपुर गेट से, और यहां चाहे वो बालटाल एक्सिस हो या पहलगांव एक्सिस हो, यहां तक लोग बाई रोड आते हैं। तो जम्मू में भी भगवती नगर में एक बड़ा कैंप होता है और इसके अलावा भी हमने इंतजाम किए हैं। रास्ते भर में कम्युनिटी टॉयलेट्स, बाकी जो पेट्रोल पंप हैं, ढाबेज हैं, वहां भी इसकी व्यवस्था मुकम्मल की गई है। सुबह 4 बजे के आसपास लोग चलते हैं, कन्वाई लेकर के चलती है। रामबन के पास जो नेशनल हाईवे जम्मू श्रीनगर थी, भौगोलिक परिस्थितियों के कारण, जैसे 2 दिन से मौसम खराब है, आज भी गाड़ियां रुक गई हैं। ऑक्सीजन पैचेस की अवेलेबिलिटी बढ़ा दी है और स्वच्छता पर विशेष रूप से हम सब ध्यान दे रहे हैं। काफी मात्रा में नए शौचालय निर्मित किए गए। बिजली की एक दिक्कत होती थी तो अंडरग्राउंड केबलिंग का इंतजाम किया है। कनेक्टिविटी का एक इशू रहता था तो ऑप्टिकल फाइबर हम लोगों ने वहां डाल दिया, तो कनेक्टिविटी का भी इशू नहीं रहेगा। सुरक्षा की दृष्टि से इस बार RFID हर श्रद्धालु को दिया जाएगा ताकि हम ट्रैक कर सकें। यहां एक कमांड सेंटर श्रीनगर में बनाया है जहां से सब कुछ मॉनिटर हम कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर सेवा पहले 2 स्थानों से होती थी, नीलग्रास से और पहलगांव से। अब हम लोगों ने श्रीनगर से भी डायरेक्ट हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की है कि अगर कोई श्रद्धालु दिल्ली से आता है तो उसी दिन दर्शन करके बाबा का जा सकता है। सारी व्यवस्था में टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम उपयोग हम लोग कर रहे हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो, ऑनलाइन बुकिंग्स हो, और जो महत्वपूर्ण बात है, स्थानीय लोगों का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। मैं ऐसा मानता हूं, जैसा मैंने पहले कहा, कि इसका एक आर्थिक पक्ष बड़ा प्रबल है। 2 साल की यात्रा न होने के कारण मैं मानता हूं कि लगभग 2.5-3 लाख परिवारों के आर्थिक तंत्र पर असर पड़ा है। कोई पिट्ठू वाला है, कोई पोंगी वाला है, कोई पालकी वाला है। स्थानीय जो व्यवस्थाएं जितनी हुई हैं, चाहे सड़क निर्माण का काम हो या टेंट का काम हो, सब स्थानीय लोगों ने किया है। स्वच्छता में भी हमारे जो यूथ क्लब के हमारे नौजवान हैं, उनको ट्रेन करके उनको भी लगाया है। तो एक कोशिश हम कर रहे हैं कि यहाँ के बिजनेस हाउसेस का भी मानना है कि यहाँ की इकोनॉमी में भी बड़ा भारी कंट्रीब्यूशन अमरनाथ यात्रा का रहता है। तो एक तो इकोनॉमी को कंट्रीब्यूशन हो, होटल वाले हैं, गाड़ी वाले हैं, ये देश भर से लोग आएंगे। जितनी संख्या में आएंगे, मैं समझता हूं कि सबके रोजगार के साधन बढ़ते हैं। तो वो दृष्टि हमारी है। और पूरी यात्रा के दौरान जो लोकल हैंडीक्राफ्ट हमारा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं जो बना रही हैं, उनका यहाँ लोकल जो संगीत है, डांस है, इसका प्रदर्शन भी हम लगातार करेंगे ताकि लोग देख सकें। तकनीक का इस्तेमाल आपने बताया है और कई स्तर पर तैयारियां आपने बताई हैं। बारी बारी से इन पर हम बात करेंगे। 14,000 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई पर जब लोग जाते हैं, आपने सही कहा है कि जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उन पर नियंत्रण जो है नहीं होता है, लेकिन उनका एक प्रबंधन होता है, उनकी व्यवस्था होती है। तो यही आपसे जानना चाहेंगे कि आपदा प्रबंधन के लिए क्या कुछ इंतजाम किए हैं? जो भी संभावित खतरे हमको दिखाई पड़े हैं, सबकी चिंता की गई है। और चाहे वो राज्य का आपदा प्रबंधन हो या भारत सरकार का, उनकी पूरी टीम यहां पर आकर के सर्वे कर चुकी है। बड़ी संख्या में लोग तैनात कर दिए गए हैं। इमरजेंसी की स्थिति में हेलीकॉप्टर से इवैक्यूएट करना, सारे प्लान जो भी हैं वो हम लोगों ने मुकम्मल बना लिए हैं। और इस बार एक लक्ष्य रखा था कि यात्रा 30 जून से शुरू होगी, तो सारे काम पहले ही खत्म कर लिए जाए। आज मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि लगभग 99.9% काम हमारे खत्म हो गए। 2-3 दिन बारिश हो जाने के कारण रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कुछ टॉयलेट्स बना रहा था, उसमें 5-7% काम बचा है, जो 2 दिन में हम समाप्त कर लेंगे।
तो यात्रा के पहले ही सारे काम हमने समाप्त कर लिए। इतनी ऊंचाई पर जब हम जाते हैं तो स्वास्थ्य एक बड़ी चिंता रहती है, ऑक्सीजन की कमी होती है और भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो ऊंचाई पर होती हैं। और कई बार हालांकि पहले से प्रबंध किया गया है कि अपने स्वास्थ्य संबंधी डेटा सभी श्रद्धालु पहले से करके आएंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ फेक डेटास भी आ जाते हैं। तो किस तरह की तैयारी है अगर इमरजेंसी में किसी तरह की स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत आती है? इस बार डीआरडीओ से भी मदद ली गई है हॉस्पिटल्स को स्थापित करने में। यहाँ पर एक पुरानी व्यवस्था रही है, यहाँ की राज्य सरकार का स्वास्थ्य विभाग वहाँ इंतजाम करता रहा है, भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय भी हमारी मदद कर रहा है, बाकी राज्यों से भी डॉक्टर्स हमें आते हैं। डीआरडीओ से अनुरोध करके एक विशेष व्यवस्था की गई है, आइसोलेशन वार्ड भी हमने बनाया है और किसी भी प्रकार की बीमारी से निपटने का मुकम्मल इंतजाम करने की कोशिश की गई। ठीक है कि स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल वहां नहीं बना सकते हैं, लेकिन तात्कालिक रूप से किसी को कोई जरूरत हो तो उसको मदद की जा सकती है, ऐसी व्यवस्था की गई है। बाकी जरूरत होगी तो वहां से स्कीम्स में या मेडिकल कॉलेज में लाने का हमारे पास मुकम्मल इंतजाम है। एक बड़ी समस्या होती है ऑक्सीजन की कई बार, तो डीआरडीओ की मदद से जो ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए गए हैं वो इस समस्या के निदान में कितने सहायक साबित होंगे? ऑक्सीजन सिलेंडर्स हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है, बूथ हमने बनाए हैं और ऑक्सीजन पैचेज भी रखी हैं, लेकिन जो हम बेस कैंप हमारा है वहां हमारे पास मुकम्मल इंतजाम है। जो डीआरडीओ ने अपनी हेल्थ यूनिट बनाई है वहां हमारे पास मुकम्मल इंतजाम है। तो अब 14,000 फीट की ऊंचाई पर कोई ऑक्सीजन प्लांट हम नहीं लगा सकते। हाँ, ये सच है कि जम्मू कश्मीर में हमने ऑक्सीजन जनरेशन क्षमता में काफी वृद्धि की थी और इसलिए कोविड की चाहे वो सेकेंड वेव हो या थर्ड वेव हो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई और कभी किसी को ऑक्सीजन बेड न मिले ऐसी शिकायत भी मेरे पास नहीं आई। अगस्त 2020 में मैं आया था, उस समय हमारी ऑक्सीजन जनरेशन क्षमता 14,000 एलपीएम की थी। आज हमारी 1 लाख एलपीएम से ज्यादा हो गई है, तो उस मामले में हम काफी, मैं कहूं कि संपन्न है। जम्मू कश्मीर राज्य इस मामले में संपन्न है। एक और महत्वपूर्ण बात हो जाती है जब इस लंबी यात्रा पर जाते हैं यात्री, किस तरह से कनेक्टिविटी हो, किस तरह से रोड नेटवर्क हो, इनको स्मूथ करने में, यात्रा सुगम रहे, संपर्क सुविधा है वो बढ़े, इसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? मैं जब आया था तो मुझे याद है कि जम्मू से श्रीनगर आने में लोगों को 10 घंटे 12 घंटे लगते थे। अब सुविधापूर्वक सामान्य स्थिति में लोग 5 साढ़े 5 घंटे में आ जाते हैं। एक पैच है रामबन के पास जो खराब था, उसका एनएचएआई ने काफी हद तक समाधान कर दिया है। अस्थायी समाधान का भी इंतजाम वहां हुआ है, लेकिन वो 30 जून तक नहीं पूरा हो पाएगा, उसमें थोड़ा टाइम लगना है, क्योंकि लैंडस्लाइड के कारण वो पूरा एक पोर्शन सड़क का ध्वस्त हो गया था। अब एलिवेटेड रोड वहां बनाई जा रही है, तो मुझे लगता है वो काम पूरा हो जाएगा तो मैं कह सकता हूं कि वो, लेकिन तात्कालिक रूप से मुकम्मल इंतजाम किया गया है सड़क का भी, और अल्टरनेट रूट भी हमने एक बना करके रखा है ताकि कोई जरूरत पड़े तो हम उस स्थिति से निपट सकें। ट्रैफिक मैनेजमेंट का एक सिस्टम हमने बनाया है। आर्मी और बाकी एनएचएआई के सहयोग से हमारे पास इक्विपमेंट भी वहां है कि कोई तात्कालिक रूप से ये होता है तो तुरंत हम उसको रिपेयर करा सकें, ठीक करा सकें। कहीं जाम लगता है तो गाड़ियों को उठा के बगल में रखे जा सकें। पार्किंग का भी पहले से ही आइडेंटिफाइड स्थान पूरे रास्ते में और दोनों एक्सिस पर भी हमने काफी हद तक पार्किंग का भी इंतजाम किया है। ट्रैफिक मैनेजमेंट ठीक ढंग से हो, इसकी भी चिंता की गई। एक बड़ी समस्या ये भी आती है इस दौरान कि जब रात के समय यात्री जाते हैं, क्योंकि यात्रा दिन रात चलती है, तो जो लाइट का प्रबंध है वो हो, रोशनी बनी रहे लगातार, इसके लिए क्या कुछ नए इंतजाम? जम्मू से जो लोग निकलेंगे उनका समय निर्धारित है और निर्धारित समय के अलावा यात्रा नहीं होगी। ये ठीक है कि सुबह 4 बजे से हमने अगर शाम 6 बजे या 7 बजे तक अलाउ किया है तो आधा घंटा आगे पीछे चलेगा, उसके बाद यात्रा नहीं होगी। जहां तक बिजली और प्रकाश का सवाल है तो वो हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि उसका पूरा मुकम्मल इंतजाम किया है और कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा कि अंडरग्राउंड केबलिंग हमने की है, डीजी सेट हमारे पास है, तो बिजली की कोई समस्या नहीं होने वाली। प्रकाश बिजली पूरी तरह से उपलब्ध रहेगा। बीएसएनएल, रिलायंस जियो, एयरटेल, इन तीनों
सर्विस प्रोवाइडर्स ने हमको आश्वस्त किया है। पहले की तुलना में ज़्यादा टेलीफोन टावर्स भी हमने लगवा लिए हैं और बीएसएनएल परंपरागत रूप से इस यात्रा के लिए विशेष इंतजाम करता रहा है और जियो ने इस बार ऑप्टिकल फाइबर की लिंक भी की है, एयरटेल ने भी अपना इंतजाम किया, तो कनेक्टिविटी का कोई इशू नहीं रहने वाला है। क्योंकि पिछले साल ही यात्रा नहीं हुई थी, लेकिन आरती लाइव हमने टेलीविजन पर दिखवाई थी और आप लोगों से भी मेरा आग्रह है कि इस साल भी देश भर के भक्त जो न आ सके, कम से कम हमारी आरती और दर्शन बर्फानी बाबा के कर सकें। आप भी इसमें आइए, आपके माध्यम से भी हम देश को दिखाना चाहेंगे। यात्रा सफल हो, इसमें बहुत बड़ी बात ये भी आती है कि जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं उसको देखते हुए सबकी नजरें इस यात्रा पर लगी हुई हैं। हालात की समीक्षा भी कई लोग कर रहे हैं इस यात्रा के द्वारा। ओपन थ्रेट इस यात्रा को मिला है, पाकिस्तान भी और आतंक के जो आका बैठे हैं वो भी कई तरह का खलल मचाने की तैयारी में है। तो किस तरह से सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं? अपने स्तर पर भी हमने कई बैठकें की हैं सुरक्षा को लेकर के और देश के गृह मंत्री जी ने भी अपने स्तर पर इसकी समीक्षा की है और चाक चौबंद इंतजाम हो इसकी व्यवस्था की गई है। जैसा मैंने कहा कि 2 एक्सिस है, वहां से और केव तक सारा इंतजाम आर्मी देख रही है। 3 लेवल सिक्योरिटी का इंतजाम वहां किया हुआ है और जम्मू से लेकर के और यहां तक पूरी यात्रा रूट का इंतजाम सीआरपीएफ देख रही है। तो वो लोग भी पूरी तरह से अपनी व्यवस्था चाक चौबंद किए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस का बहुत ही, मैं कहूं कि सराहनीय योगदान इस यात्रा में रहता है। तो हम लोगों ने बैठक करके और मैं आश्वस्त हूं कि बेहतर इंतजाम हम लोगों ने किया है। और एक बात सबको समझनी चाहिए कि यहाँ की आवाम और यहाँ की जो सांस्कृतिक विरासत है, मैं कहूँ कि कश्मीरियत यही है कि हिंदू मुस्लिम मिल करके इन सब त्योहारों को मनाते रहे हैं। हम यहाँ की आवाम से भी अपील करना चाहते हैं कि लाखों परिवारों की आजीविका इससे जुड़ी हुई है। यहाँ जिस तरह से पिछले 2-3 वर्षों में अमन, चैन, शांति, संपन्नता और विकास आगे बढ़ रहा है, ये कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा है, तो वो कोशिश करते हैं समय समय पर। मैं समझता हूं कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस सक्षम है और जब भी इस तरह के खतरे आए हैं, हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। मैं उम्मीद करता हूं और बाबा की यात्रा है तो बाबा की कृपा से बहुत ही सुंदर ढंग से संपन्न होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। एक और महत्वपूर्ण आपने बात कही कि जो यात्रा है उसमें यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका योगदान भी होता है और उन्हें भी इससे काफी अपेक्षा होती है और काफी समय से वो इसका इंतजार भी कर रहे हैं। तो उनका जो ये इंतजार है उसे फलीभूत करने के लिए, उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए कई कदम हमें भी पता लगे हैं कि उठाए गए हैं। जैसे कि ये पोनी वाले हैं, इनका जो बीमा की, इंश्योरेंस की रकम है वो बढ़ाई गई है। इसके अलावा और कौन कौन सी ऐसी चीजें नई पहल की गई हैं जिससे कि उन लोगों को भी जो रोजगार की वो आस लगाए रहते हैं उसमें बढ़ोतरी हो? अभी तक कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो भी स्थानीय लोगों ने किया है। जो टेंट में इंतजाम किए जाते हैं वो भी स्थानीय लोग कर रहे हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि यहाँ का लोकल हैंडीक्राफ्ट है या सेल्फ हेल्प ग्रुप की हमारी बहनें हैं, वो जो कुछ प्रोड्यूस कर रही हैं उनकी प्रदर्शनी भी हम लगवा रहे हैं ताकि वो सेल कर सकें। और बीमा की जो बात आपने कही ये सच है कि उनका बीमा भी, और जो वहाँ सुविधा देने वाले लोग, सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनका भी बीमा की राशि भी हमने बढ़ाई है और मुकम्मल पूरे वर्ष तक का किया है। तो हमारी ये कोशिश है कि ये स्थानीय लोगों की आजीविका और आर्थिक स्थिति में बदलाव का भी कारण बने यात्रा। जहां मैंने पहले कहा कि ये धार्मिक और सांस्कृतिक यात्रा तो है ही, लेकिन कश्मीर की इकॉनमी को बढ़ाने में इस यात्रा का बहुत अहम योगदान होता है और 3 लाख लोगों की आजीविका इसी पर निर्भर है। इस दृष्टि से भी प्रशासन पूरी तरह से इसके लिए प्रतिबद्ध है कि स्थानीय लोगों की आजीविका में इस यात्रा से काफी लाभ हो।
जब आजीविका की बात करते हैं या आर्थिक अर्जन की बात करते हैं तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण स्थान आ जाता है पर्यटन का, जो कि यहाँ की रीढ़ कहा जाता है। यात्री जो आते हैं वो केवल अमरनाथ यात्रा पर ही नहीं आते, वो जो कश्मीर के अन्य स्थान हैं उनको भी देखना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या कुछ इंतजाम है टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से, या क्या कुछ विशेष निर्देश दिए गए हैं, क्या व्यवस्था की गई है? जब इतनी बड़ी संख्या में टूरिस्ट यहाँ पर आएगा तो उनको किस तरह से यहाँ पर घूमने का एक अच्छा माहौल दिया जाए और सुविधा भी दी जाए? अनेक लोग मानते हैं कि गोल्डन एरा है टूरिज्म की दृष्टि से। जो फुटफॉल हमारे टूरिस्ट का है वो शायद 15 सालों में इतना टूरिस्ट कभी यहाँ आया नहीं है, और उसके कारण चाहे हमारे होटल वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं, इवन ठेला लगाने वाले हैं, खोमचा वाले हैं, ये सब शिकारा वाले हैं, हाउस बोट वाले हैं, तो सबकी आमदनी में काफ़ी वृद्धि हुई है। और मैं समझता हूं कि यहाँ का सामान्य आदमी, मैं कहूं कि यहाँ की आवाम चाहती है कि ये स्थिति बनी रहे, और ये स्थिति तभी बनी रह सकती है जब शांति और सुरक्षा बनी रहे, और इससे एक बड़ा बदलाव यहाँ की इकोनॉमी में आया है और आगे और बेहतर हो। एक चीज आपसे और जानना चाहेंगे, इस बार कई नई पहल की गई हैं, फ्लाइट्स को लेकर की गई है। सीधी जो फ्लाइट है वो पंचतरणी तक की गई है, पोर्टल बनाया गया है, ऐप विकसित की गई है। इस तरह के जो कदम है, कितने कदम ऐसे उठाए गए हैं और ये कदम कितनी सहूलियत जो है श्रद्धालुओं को दे रहे हैं? फ्लाइट्स का जहां तक सवाल है तो पिछले 2 सालों में फ्लाइट की संख्या में श्रीनगर और जम्मू दोनों में काफी वृद्धि आई है। अभी परसों से कुछ और फ्लाइट भी ऑपरेटर्स बढ़ा रहे हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स बढ़ा रहे हैं। हेलीकॉप्टर सेवा श्रीनगर से नहीं थी, वो इस बार एक नई पहल है। एंड्रॉयड पर हमारा एक ऐप था जो केवल अंग्रेजी में था, 5 भाषाओं में हमने कर दिया है। बल्क मैसेज हम लोगों को भेज रहे हैं डूज एंड डोंट्स का, कि क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए, प्राणायाम करके आइए ताकि ऊंचाई पर जाना है, जो भी उनको सलाह देनी है वो भी हम भेज रहे हैं। हमने पोस्टर्स निकाले हैं, पैम्पलेट्स भेजे हैं, तो ये काम हम कर रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि एक कमांड सेंटर हमने श्रीनगर में बनाया, जहां से सब कुछ हम देख सकते हैं। कोई तकलीफ में है, कोई बीमार पड़ा तो उसकी मदद कैसे करनी है। हर कैंप में एक ऑफिसर हमने जिम्मेदार अधिकारी लगाया है, और सारे कैंप के ऊपर एक सीनियर अधिकारी लगाया है। तो पूरा प्रशासन, और मैं स्थानीय लोगों को भी अधिक से अधिक, जो चुने हुए हमारे प्रतिनिधि हैं, उनसे भी मैं मिल रहा हूं, और उनसे भी मैं आग्रह कर रहा हूं कि आप सब लोग इस यात्रा का स्वागत करें, ताकि हम सब मिल करके एक सफल यात्रा, और जो लोग देश के कोने कोने से श्रद्धालु आवे वो एक सुखद अनुभव लेकर के जाए, ये हमारी कोशिश है। यहाँ पर जिस तरह से पंचायती राज व्यवस्था मजबूत हुई है, जो पंच हैं, सरपंच हैं, उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर हम यात्रा की बात करते हैं तो जो आम जन है उसमें एक थॉट को मोबिलाइज करने का काम भी वो करते हैं। तो वो किस स्तर पर हुआ है और किस तरह से उनका उत्साह आप देखते हैं? निजी तौर पर मेरी बहुत लोगों से बात हुई है, एक बैठक भी हम इस दृष्टि से कर रहे हैं। 30,000 से ज्यादा चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, और मैं कहूं कि जम्मू कश्मीर की विकास की जो नई गाथा है उसमें उनका बड़ा योगदान है। और अब डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स माने जिले के विकास की जो योजना है वो चुने हुए प्रतिनिधि बनाते हैं। एक नई व्यवस्था, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था यहाँ पहली बार लागू हुई है, और इससे मैं बड़ा आशान्वित हूं कि एक नई राह पर जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है। जन भागीदारी और चुने हुए प्रतिनिधियों की कल्पना के अनुरूप विकास का काम हो, ये हम आगे बढ़ा रहे हैं, और मैं समझता हूं कि इसमें हम सफल होंगे। एक और नई पहल की गई है, स्वच्छता को लेकर हमेशा जो है ध्यान दिया जाता है, लेकिन इस बार ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि स्वास्थ्य को देखते हुए स्वच्छता भी बहुत जरूरी है। उसको लेकर किस तरह के कदम उठाए गए हैं, किस तरह से जो लोकल यूथ है उसको इन्वॉल्व किया गया है, और वो भी उनके रोजगार का भी एक बड़ा साधन बन रहा है? एक तो पूरे यात्रा के रूट पर लखनपुर से लेकर के यहां तक और बेस कैंप और आसपास काफी मात्रा में शौचालय हम लोगों ने बनाए। भारत सरकार की ओर से भी इसमें मदद की गई। NHAI ने भी कई जगह कम्युनिटी टॉयलेट्स बनाए हैं। हमारे रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, इन्होंने बनाए हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हर जगह बनाया है। रास्ते भर में जो पेट्रोल पंप हैं, ढाबा वाले हैं, इस तरह इनको भी ये बात कही गई है। तो उन्होंने भी ओवरऑल स्वच्छता को लेकर के हम बहुत ही सजग और सचेष्ट हैं। और स्वच्छ भारत केवल नारा नहीं है, मुझे लगता है कि ये हम लोगों के लिए एक कमिटमेंट है।
जो प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है। पहले ही हम ओपन डेफिकेशन फ्री हैं, अब प्लस की ओर जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यात्रा में भी इस बात का हम लोग पूरी तरह से ध्यान दे रहे हैं। और दूसरा, पर्यावरणीय संतुलन यहाँ का बना रहे। मुझे लगता है कि इस पर भी विशेष ध्यान हम सब दे रहे हैं कि यहाँ के पर्यावरण को इस यात्रा से कोई नुकसान न हो। तो जो भी सावधानियां इस दृष्टि से लेनी है वो भी हम लोग ले रहे हैं। अंत में आपसे पूछना चाहेंगे कि हालांकि पर्यटक यहाँ पर रिकॉर्ड पर्यटक आया है, अगर पिछले वर्षों की तुलना में इसको देखते हैं, फिर भी जम्मू कश्मीर के माहौल के प्रति सभी को कुछ ना कुछ चिंताएं रहती हैं। किस तरह से यात्रियों को दूरदर्शन के माध्यम से आप आश्वस्त करना चाहेंगे और क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा कि सिक्योरिटी फोर्सेस का काफी अपर हैंड है। आंकड़ों के हिसाब से देखेंगे तो स्थिति में बड़ा भारी परिवर्तन आया है। हाँ, ये सच है कि अब लोगों का मानस चीजों के मूल्यांकन का दूसरा हो गया है। अब लोग ये सोचते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में जब भारत आगे बढ़ रहा है तो एक छोटी घटना भी नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि लोगों की उम्मीद भी सही है। हम लोग उस दिशा में कोशिश कर रहे हैं और बाबा अमरनाथ की कृपा से उस लक्ष्य को भी प्राप्त करेंगे।